हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म अरविंदा A1 एजुकेशनल के। दोस्तों, यदि आज की क्लास की बात करें तो हम लोग क्लास 12th फिजिक्स की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको क्लास 12th फिजिक्स के पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, यानी चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उस चैप्टर के कुछ लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रखे हैं। उसी चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। और यदि आप हमारे साथ जुड़कर क्लास 9 to 12 किसी भी क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर इस क्लास की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ CUET एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने कुछ क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ही आपको प्रोवाइड करना प्रारंभ किया है और उस पर भी अपना सहयोग जरूर दें। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट तक बात किया था। डाइपोल मोमेंट के बाद आज की जो टॉपिक होने वाली है वह हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। ठीक है, अब इतनी बातों को जानने से पहले थोड़ा सा एक बात ये जान लेते हैं कि द्विध्रुव क्या होता है। रिकॉल कर लेते हैं द्विध्रुव के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो आज के लेक्चर्स का जो पहला टॉपिक लेने वाले हैं वो द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव ठीक है बेटा, यदि आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है भाई। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट पूरा क्या होता है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनमें से कोई आवेश तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बेटा, बात समझ में आ गई? उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यदि ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा समझो ध्यान से कि अब इतनी बातें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या लिखा गया है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं
तो उनमें से कोई एक आवेश तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या मतलब है? मतलब यह है कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l, इसका मिड पॉइंट O होगा और मिड पॉइंट से यहां तक की दूरी L कहलाएगी और यहां से यहां तक की दूरी भी L कहलाएगी। ठीक है, तो इस अवस्था में इनमें से कोई एक आवेश Q ले लिया, मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, Q चार्ज और उनके बीच की दूरी 2l का जो गुणनफल होता है उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P इज इक्वल टू 2QL, P इज इक्वल टू 2QL होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL। क्लियर है? ये फार्मूला आपको मिलता है यहां पर, P इज इक्वल टू 2QL। नेक्स्ट इसी में यदि हम लोग बात करें तो अगली पॉइंट बात ये आती है कि ये जो P होता है, ये जो P होता है जिसे हम डाइपोल मोमेंट कह रहे हैं, P इज इक्वल टू 2QL, इसका मात्रक क्या होता है सर? मात्रक क्या होगा? तो यदि इसके मात्रक की बात करें तो यहां दो है, वह एक नंबर है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है, और Q जो है वो आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और L लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, कूलाम मीटर। और यदि यहीं पर इसके बीमा की बात कर लें तो इसकी जो बीमा आएगी वह कूलाम के लिए AT लिखी जाती है और मीटर के लिए L लिखा जाता है, जिसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल जो मिलेगा वो LTA मिलेगा। क्या मिलेगा? LTA। आई बात समझ में बेटा? यहां तक बातें समझ में आ गई? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक में कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, यदि यहां तक बातें समझ में आ गई तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, लेकिन ड्यू टू डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दो स्थितियों में निकाली जाती है, दो स्थितियों में फाइंड आउट की जाती है। एक अच्छी स्थिति में, और दूसरा निरक्षी स्थिति में। एक अच्छी स्थिति में और दूसरा निरक्षी स्थिति में। ठीक है, अब यदि कोई पूछे एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल पूछा जाए, लेकिन आपसे ना बोला जाए अच्छी स्थिति, उसके जगह एक वर्ड दिया जाए अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति, तो अनुदैर्ध्य स्थिति का मतलब भी है क्या कि स्थिति अच्छी स्थिति की बात कही जा रही है, या आपसे कहा जाए अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति का मतलब भी है कि आपसे निरक्षी स्थिति की बात कही जा रही है, यानी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में निकाली जा सकती है, एक अच्छी स्थिति और दूसरी निरक्षी स्थिति। यदि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की बात की जाए तो इसका जो व्यंजक प्राप्त होता है वह E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान r क्यूब, ये आता है। ठीक है, और यदि निरक्षी स्थिति में यदि इसकी बात की जाए तो निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब। कह दो सर ये आता कैसे है? तो बस आज के लेक्चर में इसी का प्रूवडेशंस हम लोग को पढ़ना है, और ये प्रूवडेशंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर के 7 सेट में से लगभग 4 सेट में ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे, या तो अच्छी स्थिति या तो निरक्षी स्थिति। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? चलो,
तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एग्जाम में याद रहे, यदि वो अच्छी स्थिति ना बोला है और आपसे अनुदैर्ध्य स्थिति के बारे में बोले, तो अनुदैर्ध्य स्थिति का मतलब भी क्या होता है? अच्छी स्थिति। और अनुप्रस्थ स्थिति बोले तो अनुप्रस्थ स्थिति का मतलब भी क्या होता है? निरक्षी स्थिति। क्लियर है? आपको केवल एक नाम याद नहीं करने हैं, दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों नाम से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी इस नाम से रेफरेंस देती है, इसलिए आपका सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अनुदैर्ध्य स्थिति और अनुप्रस्थ स्थिति भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है यहां तक? यहां तक यदि बातें समझ में आ रही हैं तो अगली टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग और हेडिंग डालते हैं अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फाइंड आउट कर रहे हो, लेकिन किस स्टेट में? अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति का क्या मतलब है सर? ये जो अच्छी स्थिति है मतलब अच्छा होता है क्या? इसका मतलब गुड होता है क्या? नहीं भाई, अच्छ का मतलब हो रहा है, अच्छी का मतलब हो रहा है कि हम अच्छ पे बात करेंगे, एक्सिस पे बात करेंगे। ठीक है? एक्सिस पे बात करेंगे। ठीक है? और एक्सिस में कौन सा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की बात हो रही है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब इतनी बात यदि समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा आगे समझिए। ठीक है? अब थोड़ा सा आगे समझिए कि इस चीज को समझने के लिए थोड़ी सी थ्योरी भी लगेगी ना, और वो थ्योरी कंपलसरी है। आप यदि एग्जाम में केवल और केवल ये मैथमेटिकल वाला सेगमेंट करके आ गए और यदि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे कभी भी। ठीक है? आपको थ्योरी वाला पार्ट भी करना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैथमेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और फार्मूला ड्राइव करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? तेज नहीं बनना है, समझदार नहीं बनना है, जितना पढ़ाया जाए उसको फॉलो करते चलना है। क्यों? क्योंकि तेज बनना है तो नंबर फिर जाएंगे। ठीक है? नंबर के साथ आप यदि परेशान होना चाहते हो तो होइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक डायग्राम है, उसी डायग्राम के हिसाब से थ्योरी बनानी है। ठीक है? पहले हम थ्योरी बनाते हैं फिर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है? माना दो बराबर परंतु विपरीत आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? यहां तक थ्योरी पहले आप करेंगे, उसके बाद अब डायग्राम बनाएंगे। ठीक है? डायग्राम क्या है भाई? -Q तथा +Q आवेश, ये हो गए, जिसका मिड पॉइंट O है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। इसके मिड बिंदु O से
O से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, O से P तक की दूरी R है। इतनी बातें आपने लिख रखी थी, उतनी बातों को डायग्राम बना दिया। अब इसमें याद रखना है कि प्लस Q आवेश से P तक की दूरी, प्लस Q आवेश से P तक की दूरी R माइनस L है, और माइनस Q आवेश से P तक की दूरी R प्लस L है। इतनी बातें समझ में आ गई। Q1 आवेश के कारण, Q1 मतलब कि माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो यानी प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कहलाएगी, और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कहलाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से बिंदु P पर हमें E फाइंड आउट करनी है कि E कितना होगा। अब इतनी बातें तो हमने समझ ली। अब इतनी बातें यदि समझ ली तो अब इसके बाद आपका काम होगा कि इसी में हम थ्योरी को और ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो ऐड ऑन कर लेते हैं भाई थ्योरी को थोड़ा सा। ठीक है, तो माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी R प्लस L तथा माइनस Q आवेश, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी R माइनस L है, R माइनस L है। माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q तथा प्लस Q, सीधे लिख देते हैं, माइनस Q तथा प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 तथा E2 है। तब परिणामी तीव्रता, ठीक है भाई, यहां तक थ्योरी करना पड़ेगा आपको। इतना थ्योरी करने के बाद फिर आपको क्रम से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूला के हिसाब से बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला जो बनता है E = 1/4πε0 Q/r² बनता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 K, E1 कर लीजिए, E1 = 1/4πε0 K Q/r², लेकिन R की जगह क्या है, R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, E2 = 1/4πε0 K Q/r-L का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। अब इसकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता, अभी परिणामी तीव्रता होगी कितनी होगी, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा पहले डायग्राम। इस डायग्राम को थोड़ा समझो। ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिखे तो E = 1/4πε0 Q/r² होता है।
यदि दोनों आवेश बराबर है तो आवेश पे ई डिपेंड ही नहीं करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, आर पे। यदि जिसका आर कम होगा उसके लिए ई का मान ज्यादा होगा, जिसका आर कम होगा उसके लिए ई का मान ज्यादा होगा, और जिसका आर ज्यादा होगा उसके लिए ई का मान कम होगा। थोड़ा ध्यान से समझो इसको, ध्यान से। यदि हम माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो माइनस क्यू के कारण आर की वैल्यू आर प्लस एल आएगी ना, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किसके कारण, माइनस आवेश के कारण। माइनस आवेश के कारण जो E1 है वह कम होगा और E2 ज्यादा होगा, तो जो इसका परिणामी तीव्रता आएगी वह E बराबर E2 माइनस E1 आएगी। अब उसके बाद ये तो बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई क्या, इसकी जो परिणामी तीव्रता आएगी वह E बराबर E2 माइनस E1 आएगी, ठीक है। अब उससे पहले यह बात भी समझते हैं कि सर आपने इधर की ओर E1 लिखा और उधर की ओर E2 लिखा, क्यों? तो पहली चीज समझो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह माइनस चार्ज की ओर होती है, और प्लस चार्ज होता है तो प्लस चार्ज से दूर की ओर होती है। तो यदि माइनस चार्ज के कारण यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो माइनस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मानी है ना, और E1 चार्ज की ओर होगी यानी माइनस चार्ज की ओर होगी, और प्लस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी है वह हमने E2 मानी है, और E2 की डायरेक्शन जो होगी वह आवेश से दूर की ओर होगी। आई बात समझ में? यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह आवेश, प्लस चार्ज है तो आवेश से दूर की ओर होगी, और माइनस चार्ज है तो आवेश की ओर होगी। क्लियर है? अब इस केस में यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब यहां पर परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1 आ गया। यदि E बराबर E2 माइनस E1 आया तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप समीकरण 1 और 2 से E2 और E1 का मान रख देंगे। तो E बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतनी ये बातें यदि समझ में आ गई तो आगे देखते हैं। E इज इक्वल टू, कुछ कॉमन दिख रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस केस में E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जब सॉल्व करेंगे तो ये R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दिखाई देगा। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब यहां तक ये दिखाई देगा तो अगली लाइन में हम लिखेंगे E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस माइनस में R स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर प्लस 2RL अपान, कैसे आ रहा है ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस अंदर बाहर से अंदर आएगा तो प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस कर देगा, और ये क्या बचेगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई तो देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भक्कटे हो जाएगा ना। जब यहां तक ये कैंसिल हो जाएगा तो अगली लाइन में हमें क्या मिलेगा, अगली लाइन में हमें मिलेगा E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां देखो ये दिख रहा है हमें 2RL, यहां दिख रहा है 2RL, दोनों को एक साथ लिख दे तो 4RL लिखेंगे क्या, 4RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस केस में चूंकि R इज मच ग्रेटर देन L, आप देखोगे कि R की वैल्यू L की तुलना में बहुत बड़ी है। ये डायग्राम देखो, R की वैल्यू बहुत बड़ी है ना L की तुलना में, L तो छोटा सा है, L बस छोटा सा है और R की वैल्यू इतना बड़ा है ना, तो R का मान बहुत ही बड़ा है और L का मान बहुत छोटा है। तो अब उस केस में यदि R में से बहुत बड़े वाली वैल्यू में से बहुत छोटी वाली वैल्यू घटा भी दी जाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे सपोज करो कि आप बनिया की दुकान पे जाओ और उससे 10,005 रुपए का सामान लो, ठीक है, 10,005 रुपए का, 10,005 रुपए का हमने सामान ले लिया। 10,005 रुपए का सामान लेने के बाद यदि हम उस बनिया को 10,000 रुपए दे दें, ठीक है,
तो क्या वो लड़ाई करेगा? नहीं नहीं 5 रुपया दो भैया, नहीं तो हम तुम्हें को जाने नहीं देंगे, ऐसा करेगा क्या? नहीं। 10,000 5 रुपए के बिल में यदि आप 10,000 दे दिए तो ये 5 रुपए का छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 5 रुपए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं 10,000 के सामने। ठीक उसी प्रकार से यहां पर आर की वैल्यू बहुत बड़ी है तो एल उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो एल का मान नगण्य यानी शून्य लेने पर, एल बराबर शून्य लेने पर क्या मिलेगा? ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 आर एल अपान आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा? ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4L अपान आर क्यूब। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बातें समझ में आ गई? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर थोड़ा सा इसको छोटा किया जाएगा, छोटा करने के बाद इसको एडजस्ट किया जाएगा, यहां पर एडजस्ट करने के बाद फिर आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो, यहां पे अब थोड़ा सा इसको समझो। E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये जो 4L लिखा हुआ है हम इसमें से 2 इंटू 2QL लिख दें, 2 दूना 4 हो जाएगा और Q यहां से ले लो आ जाएगा अपान में आर क्यूब। अब चूंकि हम जानते हैं कि 2QL इज इक्वल टू P होता है तो रिप्लेस कर दीजिए। E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान आर क्यूब। ये रहा फार्मूला हमारा। ठीक है, ये रहा हमारा फार्मूला। ठीक है, यदि इस फार्मूले की बात करें तो यही फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने प्रूव्ड किया था। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने यही फार्मूला अभी बताया था हमने आपको स्टार्टिंग में कि ये फार्मूला हम लोग प्रूव्ड करेंगे। थोड़ा देखो ध्यान से, यही वाला है क्या? E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान आर क्यूब, यही ना प्रूव्ड किया? बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो भाई, समझ में आ गया? क्लियर है? चीजें समझ में आ गई? ठीक है, यदि चीजें समझ में आ गई तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमें तो पता ही है आप लोगों ने लाइक किया नहीं होगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो छोड़ ही दो। यदि नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे लगातार। ठीक है, पूरे एग्जाम तक। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बातें? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो इसमें कुछ बातें और कर लेते हैं। वो ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला मिला E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान आर क्यूब, 2P अपान आर क्यूब, 2P अपान आर क्यूब, ये फार्मूला मिल गया। अब इस फार्मूले में P क्या है ये आपको पता है। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक आप जो जानते हैं वही लिखिए, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम का। तो इसके अलावा कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है, वोल्ट मीटर लिख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल रहने दो, वो जब वहां पे पढ़ लेंगे तो वो भी सिखा देंगे हम आपको। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल क्या लिखते रहिए? न्यूटन पर कूलाम लिखते रहिए। सर कहां से आया था? तो अभी अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब इसको पढ़ा था तो E इज इक्वल टू F अपान क्यूब ये पढ़ रखा था ना। ठीक है, वहीं से ये फार्मूला आता है E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब इस केस में पहले समझिए थोड़ा ध्यान से। अब इतनी अवस्था में इसके बाद अगली टॉपिक हमारे पास जो है वह है निरक्षी स्थिति। लेकिन उस लेक्चर्स को हम लेंगे, मतलब उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यदि एक लेक्चर में 2 प्रोग्रेशंस आ जाए तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है और लेक्चर भी बहुत लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी नहीं करते हैं, छोटा छोटा रखते हैं आराम से पढ़ने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।